हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष शर्मा। मैं मनीशंकर तिवारी। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली को हम पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने पढ़ा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है। केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत 3 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के 2 भाग, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह राज्य व्यवस्थापिका के 2 भाग, विधानसभा, विधान परिषद। केंद्र सरकार की कार्यपालिका राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के साथ। राज्य सरकार की कार्यपालिका मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के साथ। और दोनों जगह न्यायपालिका। ये आपने पहले वीडियो में देखा। इसके बाद हमने देखा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण, प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। इसके अंतर्गत आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस तरह से संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण, इनको एनिमेशंस के थ्रू दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, आप उसको जरूर देखिएगा। और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। इसके बाद अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत सरकार के अंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप लोग बहुत ध्यान से इसके एक एक बिंदु को देखेंगे। सरकार के अंग, जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि सरकार के 3 अंग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के अंग तीनों के बारे में अगर मैं बताऊं यहां पर, तो सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। तो सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है व्यवस्थापिका कहलाता है, उसने कानून बना दिया। सरकार का वह अंग जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है और पालन करवाता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। तथा सरकार का वह अंग जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू कराए गए कानूनों की अवहेलना करता है, उनको दंड देता है, तो उसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। इसे आगे हम एनिमेशन के थ्रू इस तरह से समझेंगे कि सरकार के 3 अंग हैं। तो सरकार का पहला अंग जो कानून बनाता है जनता के लिए, उसे हम बोलते हैं व्यवस्थापिका। और दूसरा अंग, सरकार का वह अंग जो कानूनों को लागू करता है और उसे पालन कराता है, उसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। इसके बाद अगला आता है सरकार का वह अंग जो अवहेलना करने पर लोगों को दंड देता है, उसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से ये जेल में बंदा चला गया। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की, कि एक सदनीय और द्विसदनीय दोनों तरह की होती हैं व्यवस्थापिका। चूंकि सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम देखेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। तो व्यवस्थापिका एक सदनीय भी होती है और द्विसदनीय भी होती है। सदन मतलब हाउस या घर। जहां 2 सदन होते हैं, वहां पहले वाले सदन को निम्न सदन और द्वितीय सदन को उच्च सदन कहते हैं। भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें हम प्रथम सदन जो लोकसभा है उसको हम निम्न सदन कहते हैं और द्वितीय सदन जो राज्यसभा है उसे हम उच्च सदन कहते हैं। मतलब जहां पर मतदान के द्वारा जनता सीधे अपने प्रतिनिधि भेजती है वो लोकसभा, और जहां पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का राज्य से चुनाव करते हैं वो राज्यसभा कहलाती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य कानून का निर्माण, दूसरा संविधान में संशोधन, तीसरा प्रशासनिक कार्य, राज्य व शासन के बीच की नीति का निर्धारण, वित्त संबंधी कार्य, विचार विमर्श का कार्य, न्यायिक कार्य, समिति एवं आयोगों का गठन, विदेश नीति पर नियंत्रण और निर्वाचन संबंधी कार्य। इतने सारे कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। आगे हम इसको एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, कानून का निर्माण। देश के शासन को संचालित करने के लिए कानूनों के निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। मतलब व्यवस्थापिका जो है अपने सदस्यों के साथ मिलकर कानून का निर्माण संसद भवन के अंदर करती है। कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम अगले इसी अध्याय में आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। दूसरा है संविधान संशोधन। संविधान में अगर परिवर्तन करना आवश्यक होता है तो यह कार्य संविधान द्वारा व्यवस्थापिका को दिया गया है। संविधान ने व्यवस्थापिका से यह कहा है कि अगर मुझ में कोई संशोधन करना हो तो वह कार्य व्यवस्थापिका तुम करोगी। ठीक है, समझ में आया ना। इसके बाद तीसरा बिंदु है प्रशासनिक कार्य। तो व्यवस्थापिका
कार्यपालिका पर नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। व्यवस्थापिका ये है और ये कार्यपालिका जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के सहित आते हैं। तो यह व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो कार्यपालिका है ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह व्यवस्थापिका प्रशासकीय नियंत्रण का कार्य करती है। ये कंट्रोल आपको दिख रहा है, कंप्यूटर में कंट्रोल की बटन होती है, उससे हम इसको दर्शा रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। चौथा बिंदु, राज्य व शासन की नीति का निर्धारण। राज्य को दिशा देने तथा नीति निर्धारण का कार्य व्यवस्थापिका करती है। ये काम हो गया, व्यवस्थापिका नीति निर्धारण का कार्य करेगी। इसके अलावा अगर कार्यपालिका के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको स्वीकृति भी व्यवस्थापिका ही देती है। पांचवा बिंदु, वित्त संबंधी कार्य। सरकार द्वारा निर्धारित करों को लगाने तथा करों को कम करने अथवा करों को समाप्त करने तथा शासन के खर्चों को स्वीकृति प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। इस प्रकार हमारी व्यवस्थापिका जनता से प्राप्त धन अर्थात वित्त पर नियंत्रण करती है, उस पर शिकंजा कसती है। तो ये 5 बिंदु आपने, 5 कार्य आपने व्यवस्थापिका के देखे। अब हम छठवां देखते हैं, विचार विमर्श करना। सदन में प्रस्तुत विषयों पर विविध समस्याओं पर समग्र दृष्टिकोण के साथ सदस्यों द्वारा चर्चा की जाती है। कानून बनाने से पहले हर संबंधित पक्ष पर बहुत विस्तार से चर्चा कर ली जाती है, जिससे जो विधि का या कानून का निर्माण होता है वह पूरी तरह हमारे देश की जनता के पक्ष में हो। ये आप देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पर ये लोकसभा में चर्चा चल रही है और नीचे ये राज्यसभा में चर्चाएं चल रही हैं। जब भी कोई विधेयक या बिल प्रस्तुत किया जाता है जनता के लिए तो यहाँ पर चर्चाओं के द्वारा उसको फाइनलाइज किया जाता है। ये हमारे इसके बारे में कानून निर्माण या विधि निर्माण की प्रक्रिया में हम आगे समझेंगे इसको हम। 7वां बिंदु है न्यायिक कार्य। कई देशों में व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्य करती है। हमारे यहाँ इसके लिए पृथक से न्यायपालिका है, कानून बनाती है लेकिन न्यायपालिका इस पे कंट्रोल रखती है। राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग द्वारा हटा सकती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पर लगे महाभियोग का निर्णय वहाँ की व्यवस्थापिका ही करती है। मतलब यहाँ पर क्या है, व्यवस्थापिका को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा सके और कई देशों में तो वो जुडिशरी का काम भी करती है। इसके अलावा समिति और आयोगों का गठन। जिन विषयों पर बारीकी से विचार विमर्श करने की ज़रूरत हो उन पर विचार करने के लिए विविध प्रकार की समितियां और आयोगों का गठन तथा अधिकारियों की नियुक्तियां व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है। आप देख रहे हैं कि ये जो एक आयोग बना हुआ है इसमें ये महोदय जी लगातार अपनी बातें रख रहे हैं किसी विषय पर। तो इस तरह से यदि कोई मामला होता है देश में, हमने कई बार देखा है कि बड़ी बड़े कोई मसले हल करना होता है तो उसके लिए अलग से कमेटी या आयोग बना दिए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इसके बाद विदेश नीति पर नियंत्रण। अनेक देश व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना संधियों एवं समझौतों को लागू नहीं करते हैं। कई देशों में तो अन्य देश से युद्ध करने की अनुमति भी व्यवस्थापिका से ली जाती है। मतलब सेना यदि युद्ध छिड़ने की स्थिति आ जाए तो जो रक्षा मंत्री है वो अपनी मंत्रिमंडल को जाके इन्फॉर्मेशन देता है, मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका से जाके अनुरोध करता है, कार्यपालिका अनुरोध करती है कि युद्ध का समय है, क्या हम युद्ध कर सकते हैं। जब वहाँ से अनुमति मिलती है आफ्टर देन युद्ध की तैयारी की जाती है। इसके बाद निर्वाचन संबंधी कार्य। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनेक देशों में व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य करती है। ये निर्वाचक मंडल आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का कि भारत की जनता जो 18 साल से अधिक आयु की है वो केंद्र के लिए भी वोट करती है और राज्य सरकार चुनने के लिए भी वोट करती है। यहाँ पर जो केंद्र के लिए वोट करती है वो निर्वाचित सदस्य कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं
और राज्य के लिए जो करते हैं वो विधानसभा में जाते हैं। फिर लोकसभा और विधानसभा के ये दोनों सदस्य मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। फिर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से वोट किस करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट करते हैं। तो राष्ट्रपति वाले वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी आपके लिए इतना काफी है। तो अब आपने देखा कि भारतीय संसद के कितने भाग हैं? प्रमुख रूप से 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जो है यही व्यवस्थापिका भी है और राष्ट्रपति भारतीय संसद का प्रमुख अंग है। हम देखेंगे कि हमारे देश की केंद्र की जो व्यवस्थापिका का नाम है वह है संसद, और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। इसमें जिसे लोकसभा है उसे हम निम्न सदन कहते हैं और जो राज्यसभा है उसे हम उच्च सदन कहते हैं। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो भारत की जो व्यवस्थापिका है वो भारत की संसद ही है, संसद को ही हम व्यवस्थापिका कहते हैं। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। यद्यपि संसद के 2 सदन हैं, परंतु भारतीय राष्ट्रपति भी इसके अभिन्न अंग हैं। यह चीज आपको बहुत अच्छे समझना होगा। इस प्रकार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। अर्थात भारत की संसद कब बनती है? जब उसमें लोकसभा सदन हो, राज्यसभा सदन हो और साथ में राष्ट्रपति भी उसमें सम्मिलित हो, अर्थात वह राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार भारतीय संसद के 3 अंग हो गए। कौन कौन से? पहला हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा और तीसरा हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया ना? तो इस तरह से आप लोग ये देखिए कि किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनाते हैं भारतीय संसद को, भारत की सरकार को। तो आज आपने जाना भारत के सरकार के प्रमुख अंगों के बारे में। और अब बारी है छात्र उपयोगी प्रश्नावली की। इन प्रश्नावलियों को हल करते समय आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देख पाएंगे, तभी हल कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तैयारी में और आप देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। और अभी तक आपने जो देखा है उसको बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, इसके बाद ही आगे बढ़िए। चलिए, जय हिंद।